हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बालाजी स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। सर होता क्या है? सर होता ये है कि हमने फर्स्ट टाइम पढ़ चुके थे इम्प्लांटेशन के बारे में, है ना। इम्प्लांटेशन के अलावा हम स्टेज पढ़ चुके थे। इम्प्लांटेशन से पहले हम पढ़ता स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। अब बताऊं कहानी क्या ठहरी। कहानी में बात यह आई थी कि सर पढ़ तो सब लिया था, पर टॉपिक रहता जो टॉपिक था हमारा oogenesis, ये बाकी था। आज ये पढ़ने वाले होता क्या है oogenesis। ये किसके अंदर होता है सर जी? फीमेल के अंदर। मेल के अंदर नहीं, फीमेल के अंदर। oogenesis का फीमेल के अंदर होता है। सर होता क्या है? इसमें आपकी सेल है oogonia। क्या है सर जी? सेल oogonia। जो सेल है 2n। क्या है? जो सेल क्या है 2n। तो oogonia क्या करती है? सबसे पहले oogonia क्या सर जी? सबसे पहले oogonia अपने आप को डेवलप करती है, और डेवलप करने के दौरान ये भी इस मेल का जो होता है ना स्टेज मल्टीप्लीकेशन वाली, वो लाती है। क्या करती है? मल्टीप्लीकेशन स्टेज। मल्टीप्लीकेशन करती है, मल्टीप्लीकेशन करती है। इससे क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ता है। सेल का नंबर बढ़ गया, ठीक है। सेल नंबर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ एक सेल थी, एक से दो सेल बनी, है ना। एक सेल, एक से बनी दो सेल, दो से बनी चार सेल। तो अब पता क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि सेल तो लाखों बन गई, लाखों करोड़ सेल बांधी। मतलब हमने एक बार में मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से अगर 1 लाख सेल बांधी, कितनी? 1 लाख सेल, 1 लाख सेल भी प्रोड्यूस कर दी। दिक्कत सारी ये है कि ये सेल सेम नहीं होती। दीज सेल आर डिफरेंट। ये सेल होती है अलग टाइप की। तो दिक्कत सारी है कि सेल का साइज अलग अलग है, साइज का डिफरेंट है। अब साइज तो अलग अलग है, दिक्कत है साइज की। और ये अब इसको हल करना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको करते हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद मैच्योर। क्या कहते हैं सर जी? मैच्योर। मैच्योर में क्या होता है सर जी? नहीं, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम इसको करते हैं ग्रोथ। सर ग्रोथ है, ग्रोथ, ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है सर? ग्रोथ फेज में हमें एक सेल मिलती है। अगर हम लाखों सेल में से एक सेल निकाल दें और सेल को निकालने के बाद ग्रोथ फेज में ले जाएं, और ग्रोथ फेज में सेल बढ़ जाए, सेल बढ़ जाए, सेल इतनी बड़ी हो जाए, तो जो बड़ी सेल है उसकी सेल में ग्रोथ फेज आ गई। जैसे सेल ग्रो कर गई तो इसकी ग्रो करने के बाद ये आगे जाएगी, और आगे जाके इससे क्या बनेगी? पोलर बॉडी। और यहां से सेल का होगा मेच्योरेशन। क्या सर जी? मेच्योरेशन। यहाँ पे कहा सर जी? यहाँ पे हो रहा था आपका समसूत्री विभाजन, सेल का नंबर बढ़ रहा था। यहाँ क्या होगा सर जी? अर्धसूत्री विभाजन, सेल का नंबर कम हो जाएगा, सेल टूट जाएगी। और जहां पे सेल टूटेगी वहां पे क्या आती है? वहां पे आती है आपकी सर जी मेच्योरेशन फेज। क्या सर जी? मेच्योरेशन फेज, मेच्योरेशन फेज। समझ में आ गया? नाक कान खोल के बैठ जाओ, पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, हम क्या पढ़े जी? oogenesis। oogenesis तो फीमेल के अंदर होती है, जिसमें फीमेल के पास सिंगल सेल है oogonia। और जो oogonia होती है वो oogonia हमेशा 2n टाइप की होती है। और ये oogonia मल्टीपल टाइम ग्रो करके सेल का नंबर बढ़ाती है। सेल का नंबर बढ़ने पे क्या होता है? एक बार में जो सिंगल सेल है वो 1 लाख सेल बनाती है। अगर इसने 1 लाख सेल बनाए तो 1 लाख सेल में से एक सेल को पकड़ो। अब जो इसने सेल बनाई, इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या कहता है जी? प्राइमरी oocyte। तो एक प्राइमरी oocyte को पकड़ो, और जो प्राइमरी oocyte आपने पकड़ा है, इस प्राइमरी oocyte को पकड़ने के बाद इसको लाओ ग्रोथ फेज में। जिस फेज में ग्रो करेगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ाएगा। सर जैसे साइज बढ़ाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, तो साइज इंक्रीज करेगा, घूमते घूमते इंक्रीज करेगा। जैसे ये इंक्रीज कर जाएगा तो ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। जैसे ग्रोथ फेज में एंटर कर जाए तो ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद इस सेल का मेच्योर कर दो, और मेच्योरेशन फेज में इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद बना पोलर बॉडी। क्या सर जी? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी छोटी बॉडी होंगी, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सर पोलर बॉडी, पोलर मतलब छोटी बॉडी, छोटी सेल बन जाएगी और एक बड़ी सेल बन जाएगी। और छोटी और बड़ी सेल को मेच्योरेशन फेज में ले जाके पोलर बॉडी फर्स्ट और पोलर बॉडी सेकंड बना दो, और इससे oocyte समझ दो ओवम। तो क्या बन जाएगा? ओवम। जैसी ओवम, स्पर्म और ओवम मिल जाए तो सर जी स्पर्म और ओवा के मिलते हैं, यहाँ पे शुरू कर दो आप रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल के अंदर इस रिप्रोडक्शन में आप इतना मैंने आपको बताया था क्लास में। आपको याद होगा कि एक क्लास में आपको डिफाइन कर चुका हूं कि अगर मेल के पास एंजाइम है एक्रोसोम, मेल का एंजाइम सर जी एक्रोसोम। सर जी एक्रोसोम क्या होता है? सर जी एक्रोसोम होता है मेल का एंजाइम। एक्रोसोम क्या होता है जी? मेल का एंजाइम। सर एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम के अंदर होता है एसिड। क्या सर जी? एक्रोसोम के अंदर होता है एसिड। तो वो एसिड क्या करता है?
जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम एंजाइम के अंदर सर जी क्या होता है, एसिड। क्या होता है जी, एसिड, अम्ल होता है। अब एसिड होता है एक्रोसोम के अंदर, जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो तोड़ता है। क्या क्या तोड़ता है, क्या तोड़ता है, लेयर को क्या, लेयर को तोड़ता है। कौन सी लेयर को, फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम ओवा के आसपास, ओवा के आसपास लेयर होती है, जिस लेयर को आप इस तरह देखोगे, ये लेयर होती है, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, इन लेयर को देखो, आप इन लेयर को तोड़ता है। जैसे ही एक्रोसोम आता है तो एक्रोसोम के आते ही एक्रोसोम अटैक करता है बाहर की तरफ से। जैसी स्पर्म की एंट्री होती है, तो एक स्पर्म है, स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म अटैक करता है इस पे, है ना। दिक्कत क्या है, ये है बॉडीगार्ड, होगा के बॉडीगार्ड। अब जो बॉडीगार्ड है रोक रहे जाने से, अब जैसे ही स्पर्म अटैक करता है एक लेयर पे, तो जैसे ही स्पर्म ने अटैक कर दिया एक आवरण पे, तो इसे क्या करना, एंजाइम, क्या करना, एंजाइम, और वो एंजाइम तोड़ना शुरू करेगा। सर जैसे एंजाइम तोड़ेगा तो एंजाइम को तोड़ते ही यहाँ कहानी पलट जाएगी, और कहानी के पलटते ही यहाँ की लेयर टूटेगी। टूटते टूटते ये दो लेयर है, दो लेयर है, दो से क्या बनेगी, एक लेयर, और एक लेयर टूटने के बाद ये बन जाएगी सिंगल सेल, यानी कि ओवा की सिंगल सेल। और जैसे ही ओवा की सिंगल सेल बन जाएगी तो एंजाइम है, एंजाइम निकल जाएगा। एंजाइम का निकलते ही क्या सर जी, एंजाइम का निकलते ही जो स्पर्म है, स्पर्म का एंजाइम निकल जाएगा। जैसे ही स्पर्म का एंजाइम निकल जाएगा तो स्पर्म का एंजाइम निकलते ही कहानी में ये होगा कि ये जो ओवा है और जो स्पर्म है दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और इनकी कम्युनिकेटर से क्या हो जाता है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको मैंने कहा था इम्प्लांटेशन। तो जी क्या है जी, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांट करना, इम्प्लांट करना। बाहर से स्पर्म आया, स्पर्म को रास्ता दो और इम्प्लांट करा दो फीमेल और मेल का। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन में सबसे पहले आपका मेल का एक्रोसोम एंजाइम निकलता है, और जो मेल होता है, मेल के अंदर का एक्रोसोम एंजाइम अटैक करता है फीमेल की वॉल पे, ओवा की वॉल पे। ओवा की वॉल स्ट्रांग होती है, जैसे अटैक करते हैं ओवा की वॉल पे, तो अटैक करते ही लेयर टूटती है। लेयर टूटने से क्या होता है, लेयर टूटने से इस सिंगल लेयर में कन्वर्ट होता है, और सिंगल लेयर में कन्वर्ट होते ही स्पर्म ने अटैक करते हैं ओवा पे। जैसे ही स्पर्म ओवा पे अटैक करता है तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको मैंने कहा था इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट करना, स्पर्म को ओवा में इम्प्लांट करना। ठीक है सर जी। इसके बाद चलती साइकिल, है ना, दोबारा रिकॉल कर रहा हूं मैं जो चीज में पढ़ाई थी, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम के बारे में, डायग्राम के ओवा का। देखो डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले आती है लाइनिंग। देखो ये लाइनिंग जो दिख रहा है, लाइनिंग, ये लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, लाल कड़िकाओं की। अब जो लाइनिंग होती है लाल रंग की होती है, खून होता है, खून दौड़ता है। अब खून है इनके अंदर, अब खून तो इनके अंदर भरा पड़ा है, इस खून से क्या जुड़ी है सर जी, प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ये वाला पार्ट प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल ओवा के अंदर डेवलपमेंट करता है, और जहां पे आपका प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट करता है, तो प्राइमरी फॉलिकल के डेवलपमेंट करने के बाद इससे क्या बनता है जी, सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, टर्शियरी फॉलिकल क्यों बन रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंज, क्योंकि ओवा क्या है, ओवा को मैच्योर होना है, तो ओवा को मैच्योर करने के लिए फॉलिकल बनते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट हो के सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, फिर लास्ट बनेगा ग्रेफन फॉलिकल। और ग्रेफन फॉलिकल बनने के बाद ओवा जो होगा वो ओवा निकलेगा इससे, ओवा इससे बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ओवा का फॉर्मेशन बाहर की तरफ हो जाएगा, ओवा इससे निकल जाएगा, यानी कि इससे फुल्ली ओवा निकल जाएगा। जहां पे ओवा इससे पास हो जाएगा, अब पास हो गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, टर्शियरी फॉलिकल बन गया, है ना, 3 फॉलिकल बना दिए। उसके बाद जैसे जैसे थर्ड फॉलिकल बनेगा, तो थर्ड फॉलिकल का मतलब कि मैच्योर हो चुका है, और मैच्योर होने के बाद क्या मतलब जी, ग्रेफन फॉलिकल। और ग्रेफन फॉलिकल के बनने के बाद करने का ओवा, ओवा, जहां से ओवा निकल जाएगा वहां पे क्या बचेगा सर जी, कॉर्पस लूटियम, है ना, ये चीज बच जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें आता है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है सर जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा फीमेल के अंदर होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा फीमेल के अंदर होती है, 28 से 29 दिन की होती है। इस साइकिल के दौरान बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर जो लाइनिंग होती है लाइन टूटती है, तो एंडोमेट्रियल अंदर की लाइन टूटेंगी। जब टू लाइन टूटते तो अब इससे क्या होगा सर जी, अंदर लाइनें होती है,
जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर जो लाइनिंग कवर कर रखा है वो टूटेंगी। जो वो टूटेंगे तो उससे क्या बनता है जी, इससे टूटती है ब्लड वेसल। क्या टूटते हैं जी, ब्लड वेसल टूट जाती हैं। जहां आपकी ब्लड वेसल टूटती है वहां क्या निकलता है, लिक्विड। क्या निकलता है, लिक्विड। जहां लिक्विड निकलता है सर जी, जहां लिक्विड निकलता है, जहां पे लिक्विड निकलता है आपका, उस टाइम पे बहुत ज्यादा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। जब लिक्विड इकट्ठा हो जाता है तो भर जाता है, ठीक है, भर गया, ठीक है। लिक्विड इकट्ठा होने के कारण भर जाता है। जब लिक्विड भर जाता है इकट्ठा होने के कारण, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड भर गया, इकट्ठा हो गया, पर जैसे इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होने के बाद इसमें ओवा फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि अब जो ओवा निकला है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ कमियां बाकी हैं, वो आगे बढ़ना चाहिए। जैसे साइकिल चलना शुरू हो जाएगी तो इस साइकिल के चलते ही ओवा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, ओवा को इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो वेजिना है उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा पड़ा है, तो जो फ्लूइड है वो रोक रहा है प्रोसेस को, ठीक है। फ्लूइड ने रोक लिया तो फ्लूइड क्या कर रोक रहा है इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें दो हार्मोन भाग लेते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि फॉलिकल लेवल को कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। एक होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो कि ल्यूटेम के लेवल को कंट्रोल करता है। तो आपको दो हार्मोन से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफ जो कि फॉलिकुलर के लेवल को कम करता है, ज्यादा करता है, कंट्रोल करता है। एलएच क्या होता है, ल्यूटिंग हार्मोन जो कि ल्यूटिल के लेवल को कम करता है, ज्यादा करता है। इसमें आपके दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है जी, एस्ट्रोजन का मतलब है कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस साइकिल में जो एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्रोजन, क्या सर जी, वो एस्ट्रोजन क्या शो करता है, एस्ट्रोजन शो करता है आपके लेवल को, कौन से लेवल को, एस्ट्रोजन शो करता है आपके कौन से लेवल को, ये शो करता है आपके एलएच को। सर एस्ट्रोजन क्या शो करता है, सर ये एलएच है, ये एलएच। और एस्ट्रोजन कहां बनेगा, एस्ट्रोजन कहां बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट पे। तो जो एस्ट्रोजन है वो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स पे, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स बैलेंस करता है एस्ट्रोजन को। अगर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स बैलेंस करता है एस्ट्रोजन को, तो प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। का सर जी, प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और अगर हम बात करें तो 14वें दिन क्या होता है सर, 14 डेज पे, जहां पे आपका 14 डेज शुरू होता है उस वाले पार्ट पे आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है सर, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स शो कर रहा है एस्ट्रोजन को। और अगर आप बात देखो तो जहां पे दोनों लाइनें मिल लेंगी, जहां पे दोनों लाइनें काटेंगी, उस काटने वाले लाइन पे ध्यान देख रहे हो, यहाँ पे एलएच हार्मोन्स बढ़ रहा है ना, ग्रो कर रहा है। जहां एलएच हार्मोन्स की ग्रोथ होगी वहां क्या क्या बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन। देख रहे हो क्रम में, यानी आपके 14 डेज यानी कि मिड साइकिल वाले पार्ट पर, क्या समझी, मिड साइकिल वाले पार्ट पर जो एस्ट्रोजन और एलएच है वो अपना लेवल बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एलएच या फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्रेगनेंसी को, इंडिकेटर प्रेगनेंसी को शो करता है कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है फीमेल के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी को कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है। और इस टाइम पे क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस के अलावा ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू माइंड के थॉट, क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन्स है, दोनों हार्मोन्स है, कौन से हार्मोन्स, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल किए जाते हैं। क्या सर जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान दोनों हार्मोन्स फीमेल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। तो अगर इंडिकेटिव शो हो रहा है कि प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन पे फीमेल को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसकी बॉडी में ज्यादा टेंशन होगी तो टेंशन से क्या होगा सर, टेंशन से जो मटर की ग्रंथि है, जो मटर जैसी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, वो टेंशन में आएगी। जहां पिट्यूटरी ग्रंथि लेवल बढ़ाएगी, वहां जहां पिट्यूटरी ग्रंथि बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ेगा, एलएच बढ़ेगा और एफएस बढ़ेगा। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत सही ये आती है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रही है प्रेगनेंसी को, तो इस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बढ़े, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को टेंशन मिलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स कौन कौन से, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
और दोनों हार्मोन्स एनएच और एफएच दोनों हार्मोन्स किसका पार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड में टेंशन बढ़ने पर, डिप्रेशन आने पर या कोई तनाव आने पर ये ग्लैंड डिसबैलेंस हो सकती है। तो इस कंडीशन में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन कंट्रोल किए जा रहे हैं, ल्यूटिलाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो अगर दोनों हार्मोन्स का डिसबैलेंस होगा तो दिक्कत आएगी प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, मिलेंगे कल इम्प्लांटेशन में मिलेंगे, है ना, टॉपिक पर खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ओके गाइस।